गुड मॉर्निंग। ब्राज स्कूल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम जो पॉलिटिकल साइंस की हमारी जो क्लासें चल रही है, आज की क्लास हमारी उनकी पहले वाली क्लासों से आगे की क्लास रहेगी। ठीक है जी। तो हम पढ़ रहे थे शीत युद्ध के बारे में। तो आगे की हमारी जो क्लास होगी उसके बाद कि हमने शीत युद्ध पढ़ लिया, किस प्रकार हुआ था, किस प्रकार कौन कौन से देशों के बीच में उसकी चली थी। तो उसके बाद आगे जो हम पढ़ेंगे गुटनिरपेक्षता हमने पढ़ी थी, उसके बाद शीत युद्ध और भारत, यानी शीत युद्ध का और भारत का, यानी शीत युद्ध में भारत, शीत युद्ध में भारत कहाँ तक, ठीक है, यानी शीत युद्ध में भारत की भूमिका क्या, ठीक है, शीत युद्ध में भारत। तो शीत युद्ध में भारत ने काफी सजग भूमिका निभाई, ठीक है, क्योंकि बहुत से नव स्वतंत्र देश से अलग अलग उस समय बहुत सारे देश आजाद हुए थे जब भारत आजाद हुआ था 1945 के बाद। यानी शीत युद्ध की जो शीत युद्ध का जो टाइम पीरियड है यानी 45 से 91 का, ठीक है। तो यानी 45 के बाद बहुत से नव स्वतंत्र देश आजाद हुए थे, बहुत से छोटे छोटे जो देश है वो आजाद हुए थे। तो भारत ने पूरे जोर से इन जो देशों का जो दोनों महाशक्तियों में जाने का क्या है विरोध किया था, ठीक है, कि भारत ये नहीं चाहता था कि इनमें से कोई भी नव स्वतंत्र जो देश है वो इनमें से कोई भी है वो इनमें महाशक्तियों के खेमे में जो है वो शामिल हो, ठीक है। तो इसीलिए भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और ना ही क्या है विरोधाभास की, कि भारत की जो नीति है वही ना ही तो इसमें नकारात्मक थी और ना ही क्या इसका विरोध करने की थी, ठीक है। यानी भारत इसका विरोध कहीं पर नहीं करता था। और क्या है कि भारत गुटनिरपेक्षता का पलायन यानी गुटनिरपेक्षता कि इनके दोनों के बीच में मध्यस्थता का काम भी करता था, ठीक है, कि जो जो नव स्वतंत्र देश आजाद हुए थे भारत के बाद वो सारे क्या है इसकी तरफ ना जाए, क्योंकि महाशक्तियों की तरफ अगर वो जाएंगे तो उनका क्या है नुकसान होना है। तो इसलिए भारत है वो नहीं चाहता था, ठीक है। तो नेहरू ने सबको, जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे प्रथम जवाहरलाल नेहरू, वो ये नहीं चाहते थे कि नव स्वतंत्र देशों में आजाद होने वाला कोई भी जो किसी महाशक्ति अमेरिका या रूस दोनों के साथ जाकर के पीछे। तो इसलिए क्या है भारत ने एक बहुत बड़ी जो भूमिका है वो निभाई। और ये नहीं है कि ये बिल्कुल नकारात्मक, उन्होंने कई बार क्या है शीत युद्ध के जो मसले थे उनमें मध्यस्थता का भी काम किया था, ठीक है, क्योंकि बहुत सी ऐसी जो लड़ाइयां थी जिनमें भारत ने क्या मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। बहुत से मामलों के बीच में भारत ने अपनी भूमिका निभाते हुए क्या है शीत युद्ध को रोकने के प्रयास किए थे, ठीक है। तो जैसे उदाहरण के लिए क्या है जो 1950 का जो कोरिया का युद्ध है, 1950 का जो कोरियाई युद्ध है उसमें क्या है कि भारत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो इसकी मध्यस्थता की थी, इस युद्ध में जो मध्यस्थता की थी वो भारत ने की थी, ठीक है। यानी तो शीत युद्ध के काल में भारत ने क्या है जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और नए नए स्वतंत्र तो आजाद होने वाले देश थे उनको ज्यादा से ज्यादा इसमें जोड़ने की कोशिश की थी, ठीक है। तो इसमें कुछ लोगों का ये मानना था कि भारत को शीत युद्ध से क्या मिला, क्या इसको भारत को शीत युद्ध से फायदे हुए थे और क्या नुकसान हुए थे, ठीक है। तो कुछ लोगों को तो मानना है कि भारत को शीत युद्ध के कुछ फायदे हुए थे, लेकिन कुछ लोगों का ये जो मानना था कि शीत युद्ध है वो भारत के पक्ष में नहीं रहता, अगर भारत किसी महाशक्ति के साथ चला जाता तो फायदे में रहता, ठीक है। लेकिन भारत ने क्या है गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई। तो कुछ आलोचकों का ये मानना है कि भारत अगर जो है किसी एक महाशक्ति के साथ जाता तो उससे क्या है जो उसे ज्यादा फायदा होता, ठीक है। तो लेकिन इसमें दो अलग अलग राय बनती है कि अगर भारत महाशक्तियों के साथ जाता तो उसका क्या फायदा होता और अगर नहीं गया तो उसका क्या नुकसान जाता, ठीक है। तो उसके पक्ष में तर्क है, ठीक है, कि गुटनिरपेक्षता की नीति है वो कम से कम जो है दो तरह से भारत के लिए फायदेमंद है। यानी दो तरह के लिए, जो पहला जो है कि गुटनिरपेक्षता की नीति है वो भारत के लिए किस तरह फायदेमंद थी कि अगर भारत एक महाशक्ति के साथ जाता है, ठीक है, तो अगर महाशक्ति कि अगर किसी जो है अगर भारत किसी महाशक्ति के साथ नहीं गया तो उसका उसे पहला फायदा तो ये हुआ था कि कोई भी उस पर दबाव नहीं डाल सकता था, ठीक है, कि भारत है वो अंतर्राष्ट्रीय हर मामले पर खुल करके बोल सकता था, ठीक है, भी किसी भी किसका विरोध करना है तो वो खुल करके विरोध कर सकता था, ठीक है, कोई भी महाशक्ति उस पर दबाव नहीं बना सकती थी, किसी पे दोष नहीं जमा सकती थी, ठीक है। तो इसलिए क्या है जो महाशक्तियों के जो ये पहला बड़ा सबसे बड़ा फायदा था कि भारत पर कोई भी जो है कि भारत पर किसी भी प्रकार का जो दबाव है वो नहीं रहा, ठीक है, कि किसी भी महाशक्ति में गुटनिरपेक्षता में शामिल होने के कारण भारत पर किसी प्रकार का क्या है दबाव नहीं था, ठीक है। तो ये भारत का सबसे पहला फायदा था कि वो जिसको चाहे दोनों में से किसी के साथ बातचीत कर सकता था, मध्यस्थता का काम कर सकता था, ठीक है। तो उसके लिए क्या है उसको किसी भी प्रकार का क्या नुकसान जो है झेलने की कोशिश नहीं करनी पड़ी थी। और दूसरा अपना जो फैसले लेने का था कि भारत ने अपने जो फैसले किए थे स्वतंत्र तरीके से फैसले लिए, ठीक है,
कि भारत ने अपने जो फैसले हैं वो स्वतंत्र तरीके से लिए, उसका किसी भी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना है उसे, क्योंकि वो नया आजाद हुआ था, बहुत सी नई नई चीजों की जरूरत थी, तो उसे किसी प्रकार से ऐसा कोई फैसला नहीं लेना पड़ा जो किसी के दबाव में हो। ठीक है, तो ये जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का भारत को सबसे बड़ा जो फायदा है वो माना जाता है। ठीक है, तो ये जो है इसके दो सबसे बड़े कि भारत पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं था, कोई दबाव नहीं डाल सकता था, और दूसरा है अपनी मनमर्जी के फैसले लेने का। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति थी, अंतर्राष्ट्रीय किसी प्रकार का कोई परिदृश्य था, उसमें उन्होंने अपनी मर्जी से जो है फैसले लिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो दो चीजें हैं वो भारत के लिए शीत युद्ध के में शामिल ना होने के जो फायदे थे। और कुछ लोगों का ये भी मानना है, कुछ इसके आलोचक भी हैं जो ये मानते हैं कि भारत जो है अगर किसी एक महाशक्ति के साथ चला जाता, ठीक है, तो इससे क्या है कि भारत है इससे क्या है अंतर्राष्ट्रीय जो सतह पे फैसले लेने से बचता है। ठीक है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय सतह पे बोलते रहने से बचते रहने, क्योंकि किसी प्रकार के मामले में वो शामिल नहीं था, तो वो किसी भी के साथ बोल नहीं सकता था। ठीक है, मतलब किसी के जो फैसला है अंतर्राष्ट्रीय सतह पर वो इसमें अपनी बात नहीं रख सकता था। ये इसको पहला जो नुकसान हुआ था, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय सतह के हितों का साधन के नाम पर अक्सर अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पक्ष लेने से, बल्कि भारत ने किसी का पक्ष नहीं लिया था। ठीक है, कि भारत दोनों से अलग था। ठीक है, तो वो किसी एक महाशक्ति का पक्ष नहीं ले सकता था। ठीक है, वो दोनों तरफ अपनी बात रख सकता था, यानी अगर एक महाशक्ति के साथ जाता तो हो सकता है उसे कुछ फायदा भी मिलता। तो इसलिए ये जो पहला जो नुकसान रहा था इस भारत के लिए इसका, कि कुछ लोगों का मानना है ये कि इसमें जो अगर भारत एक शक्ति के साथ जाता तो वो अपनी बात उसके साथ रख सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो पहला ये था। उसके बाद जो है कुछ लोग इसकी आलोचना इस प्रकार से भी करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जो भारत है वो शामिल नहीं हुआ था, कि भारत ने हमेशा ये बात रखी थी कि वो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय देश को शामिल होने ना होने की मामले में दबाव है वो बनाता रहा था। यानी कि महाशक्तियों के साथ होने वाले भारत ने, यानी भारत कभी भी महाशक्तियों के साथ शामिल नहीं हुआ था। लेकिन जो नवतंत्र जितने भी देश आजाद हुए थे तो भारत ने किसी भी देश को जो है वो इसमें शामिल होने की राय नहीं दी थी, लेकिन उसने इसकी एक बार सवे भी अवहेलना की थी 1971 के अंदर। 1971 में जो है सोवियत संघ के साथ भारत ने एक संधि प्रस्ताव जो है एक मित्रता की संधि की थी। ठीक है, तो भारत ने इसको ये जो मित्रता की संधि हुई थी सोवियत संघ ने भारत के साथ की थी 1971 के अंदर। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अंतर्राष्ट्रीय कुछ वक्ताओं ने इसको ये माना कि भारत है वो सोवियत संघ के खेमे में शामिल हो चुका था, लेकिन जो भारत ने इसको इस बात को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि हमारी जो सिर्फ जो संधि है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए है, ना कि किसी भी गुट में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए भारत है, लेकिन बाद में भारत ने ये बात भी स्पष्ट कर दी थी, क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश संकट, यानी बांग्लादेश संकट था भारत में, जब बांग्लादेश बना था उस समय भारत को सैन्य शक्ति की और राजनीतिक शक्ति की जरूरत थी। यानी आसपास के जो देश थे उनके लिए सहमति की पूरे विश्व में, जिस प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, जिस प्रकार कार्यवाही की थी भारत ने, तो इसके लिए उसे क्या है अंतर्राष्ट्रीय सतह पर इस प्रकार के मामलों की जरूरत थी। तो इसलिए भी ये चीज है, उसने कहा कि अगर भारत ये जो संधि है वो इसने भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये जो संधि है वो उसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों में अमेरिका या किसी दूसरे देश का सहयोग लेने के रास्ते में आड़े नहीं है। इसका मतलब ये नहीं था कि 1991 में इन्होंने उसके साथ संधि कर ली, कि भारत ने जब रूस के साथ संधि की तो उसका मतलब ये नहीं था कि अमेरिका उसके अगेंस्ट हो गया। ठीक है, अमेरिका उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं हुआ था। तो इससे क्या है कि भारत है भारत ने अपनी जो बात बिल्कुल क्लियर तरीके से रखी थी कि हम लोगों ने सिर्फ जो संधि है वो एक प्रकार का हमारा समझौता है। ठीक है, हम लोग चाहें तो अमेरिका से भी इस मामले में सहयोग है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई भी मामला है भारत के मामला जो है वो सामने नहीं आया। तो कुछ लोगों का मानना तो ये था कि ये जो संधि है वो भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में यही माना गया था कि इस संधि के बावजूद है भारत को उसमें जो है सोवियत संघ के साथ चला गया था, लेकिन ऐसा जो कोई भी मामला है वो सामने नहीं आया था। ठीक है, तो ये जो है कि भारत किस प्रकार से भारत की शीत युद्ध में भूमिका रही थी। ठीक है, कि भारत और शीत युद्ध, ठीक है, यही हमारा जो टॉपिक था कि भारत और शीत युद्ध में भारत की भूमिका क्या रही थी। तो स्टार्टिंग से हमने यही पढ़ा कि शीत युद्ध से भारत बिल्कुल अलग रहा। ठीक है, लेकिन कुछ मामलों में भारत ने शीत युद्ध में मध्यस्थता भी की थी, खुद को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा था, और जहां उसे किसी देश से सहयोग लेने की जरूरत महसूस हुई थी भारत ने वहां पर कुछ मामलों में सहयोग भी लिया था। ठीक है, तो ये जो है वो भारत की शीत युद्ध में भूमिका है, इसके बारे में हमने बात की किस प्रकार से भारत ने शीत युद्ध से अपने को बचाए रखा, और उसने अगर कहीं पर जरूरत पड़ी तो उसने उस बाकी जो महाशक्तियों के बीच में मध्यस्थता का काम भी इसने किया था। ठीक है, ये जो शीत युद्ध में भारत है उसके बाद
जो हम शीत युद्ध पढ़ रहे थे उसमें में जो शीत युद्ध के बाद भारत हो गया। उसके बाद जो कि हमने पढ़ा था कि परमाणु हथियार, कि बहुत से देशों के पास जो है परमाणु हथियार थे, लेकिन फिर भी क्या है शीत युद्ध से वो बचा रहा था। तो ऐसी कुछ संधियां हुई है जिनका काफी विस्तार से वर्णन आता है। कुछ जो संधियां हुई है अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में, कुछ जो है इस प्रकार की संधियां हैं, ठीक है, जिन्होंने परमाणु जो परिदृश्य है उसको बदलने की कोशिश की, ठीक है, कि इस युद्ध को परमाणु युद्ध ना बनाने की कोशिश की। इससे आगे जो हमारा जो रहेगा कि परमाणु संधियां, कि परमाणु शीत युद्ध को परमाणु युद्ध बनाने से रोकने के लिए दोनों महाशक्तियों के बीच में कुछ संधियां हुई थी, ठीक है। जो संधियां क्या है कि परमाणु जो शीत युद्ध है उसको परमाणु युद्ध से बचाने के लिए, ठीक है, भी इसमें जो है परमाणु जो हथियार है उनका आगे से प्रसार न हो, परमाणु हथियारों को बढ़ावा न मिले, तो उसको रोकने के लिए क्या कुछ संधियां की गई थी, ठीक है, जिनके बारे में पढ़ेंगे। कि सबसे पहले जो सीमित परमाणु परीक्षण संधि है, LTBT भी कहा जाता है, जिसे लिमिटेड जो है लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, ठीक है, लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी यानी सीमित परमाणु परीक्षण जो है संधि, ठीक है। और एक दूसरी परमाणु अप्रसार संधि NPT जो है कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता SALT जो है, उसके बाद है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि START, ठीक है, ये SALT इसको START भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है जो है अलग अलग संधियां हुई थी। ये स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन जो है स्ट्रेटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, ठीक है। तो ये जो संधियां हुई थी, इन संधियों के माध्यम से जो महाशक्तियां हैं उन्होंने क्या है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने, उनका प्रयोग को रोकने की कुछ जो है कोशिश की थी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो रहेगी कि सीमित परमाणु प्रशिक्षण संधि LBT, यानी किसी भी प्रकार से परमाणु हथियारों पर रोक लगाने के लिए ये जो दोनों महाशक्तियां हैं उनके बीच में जो है ये संधि हुई थी, ठीक है। ये प्रभावी रूप से कब लागू हुई थी भाई? ये हुई थी 5 अगस्त 1963 को, ठीक है। 5 अगस्त 1963 को ये जो संधि है वो जो है इसका ब्यौरा रखा गया था, ठीक है। कौन कौन से देशों के बीच में हुई थी, ठीक है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जो है सोवियत संघ। फ्रांस और सोवियत संघ जो रूस है उनके बीच में, इन चारों देशों के बीच में ये जो संधि है वो रखी गई थी, ठीक है। इस संधि पर इन्होंने चारों ने हस्ताक्षर किए थे मॉस्को के अंदर, मॉस्को बोला जाता है इसको, मॉस्को के अंदर है। इन चारों ने मिलकर के क्या है इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे ताकि जो है सीमित परमाणु परीक्षण संधि, यानी जो परमाणु हथियारों का जो परीक्षण है वो उसको सीमित करने के लिए, ताकि जो है आगे से आगे जो इस प्रकार से क्या है ज्यादा परमाणु हथियारों का प्रयोग न हो, इस चीज को रोकने के लिए जो है परमाणु परीक्षण संधि की गई थी। और ये जो 5 अगस्त 1963 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये 10 अक्टूबर 1963 को प्रभावी हो गई थी, ठीक है। इसलिए ये जो है इसको रोकने के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, इन चारों ने मिलकर के हस्ताक्षर किए थे ताकि क्या है परमाणु हथियारों के प्रयोग को क्या है आगे से आगे रोका जा सके, ठीक है। ये पहली जो संधि है। उसके बाद दूसरी है, ठीक है, दूसरी जो है परमाणु अप्रसार संधि। दूसरी जो संधि है परमाणु अप्रसार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, जिसको NPT भी बोला जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन टेस्ट यानी ट्रीटी, टेस्टेड ट्रीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी, यानी इसके परमाणु अप्रसार यानी परमाणु का क्या है प्रसार में हो, आगे बढ़ावा जो है इसको ना दिया जाए, ठीक है। और ये जो है इसमें क्या बात रखी गई थी, ये जो है क्योंकि ये जो संधियां है महाशक्तियों के बीच में थी और उस समय का जो काल था उसमें जो परमाणु हथियार थे सिर्फ जो महाशक्तियां थी उनके पास थे। तो उन्होंने ये कोशिश की कि ये जो परमाणु हथियार है वो जिन देशों के पास, यानी परमाणु शक्ति संपन्न देश, परमाणु शक्ति संपन्न देश की जिन देशों के पास परमाणु हथियार उपलब्ध है, ठीक है, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चाइना है, तो इनके पास जो परमाणु हथियार उपलब्ध थे, जिनके पास है उनके पास रहे, लेकिन कोई नया देश इसको हासिल ना करे, ठीक है। यानी किसी भी नए देश के ऊपर परमाणु हथियार जो है परमाणु हथियारों का परीक्षण करने पर जो है बैन लगा दिया गया था इस संधि के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो है 1 जुलाई 1967 को, 1 जुलाई 1961 इस पर हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। इसमें अमेरिका, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है,
यानी जो देश शक्ति संपन्न थे, यानी परमाणु शक्ति संपन्न देशों में किसे रखा जाता है? अमेरिका, जिसके पास जो है परमाणु हथियार थे पहले से, चीन है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, सोवियत संघ रूस है, ठीक है। यानी इन देशों के पास परमाणु हथियार है, ये अपने रखे, लेकिन कोई नया देश इस चीज को हासिल ना कर पाए, इस चीज को रोकने के लिए इन्होंने परमाणु वेपन की, जिनके पास है उनके पास रहे, बाकी जो नया कोई देश है वो इसको हासिल ना कर पाए, इस चीज को रोकने के लिए क्या इन्होंने जो परमाणु प्रसार संधि है जो की थी इसको। और ये जो है इस पर 1 जुलाई 1967 को क्या ये संधि लागू हुई थी और साइन किए गए थे इस पे, और 5 मार्च 1970 को ये प्रभावी हो गई थी, यानी उसको लागू कर दिया गया था 5 मार्च 1970 को। 1 जुलाई 1967 को इस पर इन्होंने मिलकर के हस्ताक्षर किए थे और उसके बाद 5 मार्च जो 1967 को क्या है ये जो है लागू हो गई थी, ठीक है। और इसके लिए क्या है उसके बाद 1970 से इसे लागू किया गया था और उसके बाद इसे 1995 में अनिश्चितकालीन के लिए, अनिश्चितकालीन बढ़ा दिया गया था कि अनिश्चितकालीन निश्चितकालीन, यानी कि इसका कोई टाइम नहीं कि जब तक जरूरत पड़ेगी तब तक ये चलती रहेगी, आगे कभी अगर इसको रोकने की कोशिश महसूस हुई तो इसे रोक दिया जाएगा 1995 में। यानी 1 जुलाई 1967 को इन देशों ने मिलकर के इस पे साइन किए, सबने ये कोशिश की कि किसी नए देश को जो है परमाणु जो हथियार हासिल न हो। उसके बाद इसलिए 5 मार्च 1967 को उन्होंने इसमें साइन किए और 5 मार्च 1970 को ये प्रभावी हो गई थी, लागू हो गई थी और 1995 को एक बार इस पर दोबारा इसे आगे बढ़ा दिया गया था अनिश्चितकालीन के लिए, यानी किसी लंबे समय के लिए जब भी आगे जरूरत पड़ेगी इसमें सुधार की तो इसका जो सुधार है वो कर लिया जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद तीसरी जो संधि है, ठीक है, परमाणु अप्रसार NPT। उसके बाद तीसरी जो है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, ये हिंदी में कहते हैं इसको सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, ठीक है, इसको साल्ट भी कहा जाता है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, ठीक है, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी यानी सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको ट्रीटी, इसको वार्ता कहते हैं, तो इसको टोक, टीका टेका टोक भी बनता है, ठीक है, वार्ता है तो इसको टोक भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके 2 चरण हैं, 2 फेज में शुरू हुई थी, इसके 2 चरण हैं, ठीक है। तो पहला चरण है इसका नवंबर 1969 में ये दोनों महाशक्तियों के बीच में हुई थी, ठीक है, अमेरिका और रूस, अमेरिका और रूस में, ठीक है। तो रूस के जो नेता थे इसमें पहले चरण में, रूस के जो नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव, ये जो है सोवियत संघ रूस के नेता थे और उसमें जो है अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे कौन थे, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं रिचर्ड निक्सन। इन दोनों के बीच में ये जो संधि है वो हुई, ठीक है, सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। इसका यानी जो इसका जो पहला जो चरण है, ठीक है, रूस के नेता और जो है लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है रिचर्ड निक्सन, इनके बीच में नवंबर 1969 में इसका जो है पहला चरण हुआ था, ठीक है। और ये भी कहाँ हुई थी भाई, मॉस्को के अंदर, ठीक है, इसके ऊपर मॉस्को के अंदर इस पर जो है पहले जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे नवंबर 1969 के अंदर, ठीक है। ये इसका पहला चरण था, ठीक है, पहली जो इसकी हुई थी। और इसका दूसरा चरण, 2 चरण है इसके, दोबारा फिर हुआ था इसका जो सेकंड चरण है, ठीक है, इसका जो सेकंड चरण है और ये प्रभावी हुई थी भाई अक्टूबर 1972 के अंदर, ठीक है। ये अक्टूबर 1972 के अंदर जो है, पर ये जो 69 वाली है ये अक्टूबर 1972 के अंदर जो है प्रभावी रूप से लागू हो गई थी, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा जो चरण है, इसके दूसरे चरण में अमेरिकी राष्ट्रपति है जिमी कार्टर। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और जो रूस के जो नेता है, ठीक है, रूस के नेता है गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है, इनके बीच में हुई थी। और इसका जो चरण आरंभ हुआ था नवंबर 1969
1972 के अंदर दूसरा जो चरण, यानी इस जो संधि है इसके साल्ट बोलते हैं इसको, इसके जो दो चरण हुए थे। पहले चरण में इसकी जो बैठक हुई नवंबर 1969 में, और 1972 के अंदर ये जो है प्रभावी हो गई थी, इस पर साइन किए थे इन्होंने। तो इसमें कौन था, अमेरिका और जो है सोवियत संघ रूस। तो अमेरिका की तरफ से जो सोवियत संघ के जो नेता थे लियोनिड ब्रेजनेव, और अमेरिका के जो राष्ट्रपति है रिचर्ड निक्सन इसमें शामिल थे। उसका जो दूसरा चरण है, ठीक है, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और रूस के जो नेता है मिखाइल गोर्बाचेव इसमें शामिल थे। और नवंबर 1972 में जो इसका है दूसरा जो चरण है वो लागू हुआ था, ठीक है। और ये जो है इस प्रकार ये दो चरण में अलग अलग जो दोनों संधियां हैं वो चली थी, ठीक है। एक बार थोड़ा सा कि सामरिक स्तर परिसीमन वार्ता या साल्ट, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स या टॉक या ट्रीटी। तो इसका जो पहला जो चरण है, इसकी पहली जो बैठक हुई थी वो नवंबर 1969 में अमेरिका और जो है सोवियत संघ रूस के बीच में। तो सोवियत संघ के लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के बीच में हुई थी। उसके बाद 1972 में ये प्रभावी, अक्टूबर 1972 में ये जो प्रभावी हुई थी। और इसका जो दूसरा जो चरण है नवंबर 1972 के अंदर, ठीक है। और 1972 में जो जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति थे और मिखाइल गोर्बाचेव है वो रूस के नेता थे। इन दोनों के बीच में जो ये संधि है वो प्रभावी रूप से लागू हुई थी, ठीक है। उसके बाद एक जो अंतिम है, चौथा जो चरण है इसका, एक जो संधि और है इसमें सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि, सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि, ठीक है। इसमें सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि है वो इसमें इसको स्टार्ट भी बोला जाता है, इसको स्टार्ट भी बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है, घातक हथियारों का प्रयोग कम करने और उनकी संख्या को रोकने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। इसको स्टार्ट भी स्ट्रेटेजिक आर्म रिवोल्यूशन जो है ट्रीटी, यानी जो सारा जो हथियार है उनको कम करने के, न्यूनीकरण यानी उनको कम करने के लिए, ठीक है, उनको न्यून करने के लिए जितने भी परमाणु हथियार है घातक है उनको रोकने के लिए क्या है जो है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन जो है ट्रीटी, यानी ये जो हथियार है इनको कम ज्यादा जितना भी घातक, क्योंकि परमाणु हथियार बहुत घातक होता है तो इसको कम करने के लिए ये जो है वो की गई थी। ये भी दो चरणों में हुई थी, ठीक है। इसके भी दो चरण है, इसके दो फेज है अलग अलग। जो पहला जो इसका जो चरण स्टार्ट होता है, इसके पहले जो चरण में जो है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जॉर्ज बुश, जॉर्ज बुश है अमेरिका के राष्ट्रपति। ये अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुई थी। और उसमें सोवियत संघ के जो नेता थे, इसमें सोवियत संघ की तरफ से जो है सोवियत संघ के जो है गोर्बाचेव पहले भी थे और इसमें भी है, ठीक है। ये जॉर्ज बुश और जो है गोर्बाचेव उनके बीच में हुई थी। ये हुई थी 31 जुलाई 1991 को, ठीक है। 31 जुलाई 1991 को इसका जो पहला जो चरण है वो हुआ था, यानी स्टार्ट जो संधि हुई थी वो किसके, इसमें अमेरिका और सोवियत संघ रूस के बीच में। जॉर्ज बुश है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे और सोवियत संघ के जो नेता थे गोर्बाचेव, इन दोनों के बीच में 31 जुलाई 1991 को इसका पहला जो चरण हुआ था। उसके बाद इसका जो सेकंड चरण है, दूसरा जो चरण है वो किसके, अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश भी थे, अमेरिका की तरफ से जॉर्ज बुश ही थे इसके जो सेकंड फेज के अंदर। और जो सोवियत संघ के जो नेता हैं रूस की तरफ से, सोवियत संघ के बोरिस येल्त्सिन, ये जो है इसकी तरफ से हुए थे। और इसमें 3 जनवरी 1991 को इसका जो है इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। 3 जनवरी 1991 को इस पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे और ये जो संधि है वो लागू हुई थी। यानी इसके 2 चरण हुए थे, सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि स्टार्ट, और इसका पहला जो चरण है जॉर्ज बुश अमेरिका के प्रधानमंत्री थे और सोवियत संघ के जो नेता थे गोर्बाचेव, दोनों के बीच में 31 जुलाई 1991 को जो ये जो संधि है वो रखी गई थी दोनों के बीच में। इस पर 31 जुलाई 1991 को क्या ये प्रभावी रूप से लागू हो गई थी। और इसका जो सेकंड चरण है उसमें जॉर्ज बुश अमेरिका के राष्ट्रपति थे और रूस के जो है मिखाइल गोर्बाचेव, और उसके बाद दूसरा जो इसका जो चरण है इसमें जॉर्ज बुश अमेरिका की तरफ से और रूस के बोरिस येल्त्सिन है। 31
1 जनवरी 1992 को, ठीक है। 1 जनवरी अभी ये 1 जनवरी 1992 को, 91 को, ठीक है। ये इसका पहला चरण है, ये इसका दूसरा चरण है, ठीक है। तो ये जो है अब तक की संधियां है, 4 संधियां इसमें काफी महत्वपूर्ण है। इसका जो पहला जो भाग है कि चारों जो संधियां हैं कि किस प्रकार से परमाणु हथियारों को रोकने के लिए, इसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो है वो किसका, यानी ताकि परमाणु हथियारों की जो है विश्व इससे बचा रहे, और इसको रोकने के लिए क्या है, परमाणु हथियारों का प्रयोग है वो कम किया गया। ये भैया अपने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा है, कौन कौन सी संधियां हुई थी, किस प्रकार शीत युद्ध का जो कालक्रम चला था, ठीक है। ये जो आपके पहले जो लेसन में 3 लेक्चर में हमारे इसमें लगभग जो बड़ी बड़ी बातें इस लेसन की इसमें आ चुकी है, ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है, इसके जो नोट्स वगैरह है वो आपको स्कूल लगने के बाद उपलब्ध होंगे, ठीक है। तो एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में करके बता सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा जुड़ते रहें। धन्यवाद।